हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जो रेखीय पथ पर गति, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्यतः जो है हम सरल रेखा में गतिमान वस्तु के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु जब गति करती है तो गति को हम मुख्यतः कैसे दर्शाते हैं। ठीक, तो जैसे कोई वस्तु होती है तो उस वस्तु की स्थिति, वेग तथा जो विस्थापन होता है वो भिन्न भिन्न प्रेक्षण बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, विभिन्न प्रेक्षण बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि हम कहें कि हमारे घर से जो बाजार की दूरी है वो 2 किलोमीटर है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर से जो बाजार की दूरी है वो 2 किलोमीटर है, तो क्या इससे बाजार की स्थिति का आकलन हम कर सकते हैं? इससे हम बाजार की स्थिति का आकलन सही से नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर हम अपने घर को 2 किलोमीटर अपने घर को केंद्र मानकर 2 किलोमीटर त्रिज्या का अगर हम वृत्त खींच दें तो इस वृत्त की परिधि पर जो स्थित प्रत्येक बिंदु होगा, इस वृत्त परिधि पर स्थित जो प्रत्येक बिंदु होगा वो क्या करेगा? क्या वो बाजार हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब तक हम बाजार की दिशा इत्यादि के बारे में नहीं बताएंगे तब तक हम उसकी स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए एक तंत्र का निर्माण किया गया और उस तंत्र को हम कहते हैं निर्देश तंत्र। जो ये निर्देश तंत्र होता है, ठीक है, इस निर्देश तंत्र यह जो निर्देश तंत्र होता है इसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, ये जो निर्देश तंत्र होता है ये किसी क्षण वस्तु की स्थिति तथा दिशा दोनों को दर्शाता है। ठीक है, तो जो निर्देश तंत्र होता है ये क्या होता है? इसमें एक संदर्भ बिंदु होता है, संदर्भ बिंदु तथा एक अक्षों का समुच्चय होता है। एक संदर्भ बिंदु तथा एक अक्षों का समुच्चय होता है और इस संदर्भ बिंदु को हम कहते हैं मुख्यतः मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मुख्यतः मूल बिंदु कहते हैं। और जो यहाँ पर अक्षों होती हैं, उन अक्षों को यहाँ मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग हमारा होता है x, एक होता है y और एक होता है z। ये तीनों अक्षें जो होती हैं ये परस्पर लंबवत होती हैं और इन तीनों अक्षों का जो कटान बिंदु होता है वो कटान बिंदु हमारा कहलाता है मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, मूल बिंदु कहलाता है। अगर इस मूल बिंदु पर एक हम समय नापने के लिए घड़ी रख दें, ठीक, तो ये जो पूरा तंत्र होगा, ये पूरा तंत्र हमारा क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र कहलाएगा। अर्थात निर्देश तंत्र में हम क्या कह सकते हैं? एक संदर्भ बिंदु, अक्षों का समुच्चय तथा उससे संबंधित घड़ी से बना निकाय या घड़ी का एक निकाय जो होता है वही निकाय हमारा क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक, तो निर्देश तंत्र क्या होगा? एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों का समुच्चय और उससे संबंधित घड़ी से बना जो निकाय होता है वही निकाय हमारा क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। या दूसरे शब्दों में निर्देश तंत्र को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा निर्देशांक या ऐसा बिंदु या ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति तथा दिशा को क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। क्या कहलाता है? हमारा निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति तथा दिशा को निर्धारित किया जा सकता है क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं दिशा को प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब निर्देश तंत्र में जो हमारे अक्षें होती हैं x, y, z, इन अक्षों के आधार पर गति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो अक्षों पर गतिमान वस्तुओं के आधार पर, इन अक्षों पर गतिमान वस्तुओं के आधार पर गति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट थी हमारी एक विमीय गति। कौन सी? एक विमीय गति, द्विविमीय गति
और त्रिविमीय गति। तो इस निर्देश तंत्र में बने अक्षों के आधार पर जो गति है इनको तीन भागों में बांटा गया। एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब वस्तु को प्रदर्शित करने वाले अक्षों में किसी वस्तु की स्थिति जो होती है एक अक्ष से प्रदर्शित होती है। किसी वस्तु की जो स्थिति होती है वो क्या हो, एक अक्ष से प्रदर्शित होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब कोई वस्तु एक्स वाई जेड अक्षों में केवल एक अक्ष के अनुदिश गति करता है, केवल एक अक्ष के अनुदिश गति करता है, तो वस्तु की जो गति होती है वो गति कौन सी गति कहलाती, एक विमीय गति कहलाती। एक विमीय गति क्या होगी, जब वस्तु एक्स वाई जेड अक्षों में से केवल एक अक्ष के अनुदिश गति करती है, तो जो वस्तु की गति होती है वो वस्तु की गति हमारी कौन सी गति कहलाती, एक विमीय गति कहलाती है। जैसे पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी की गति, पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी की गति, ठीक, या ऊर्ध्वाधर दिशा से गिरती हुई वस्तु की गति, ऊर्ध्वाधर दिशा से गिरती हुई वस्तु की गति, ठीक, या हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई वस्तु की गति। तो ये सभी गतियां हमारी किस गति के अंतर्गत आएंगी, एक विमीय गति के अंतर्गत आएंगी। तो एक विमीय गति क्या होगी, जब कोई वस्तु एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करती है, तो वस्तु की जो गति होती है कौन सी गति कहलाती, एक विमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति होती है कि जैसे कोई वस्तु, जब कोई वस्तु एक्स वाई जेड अक्षों में से किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश गति करती है, किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश गति करती है। अब उसमें एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, ठीक। तो यदि कोई वस्तु दो अक्षों के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की जो गति होती है वो गति हमारी कौन सी गति कहलाती, द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे प्रक्षेप गति हो गई आपकी, ठीक, प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, ये सब द्विविमीय गति के अंतर्गत आएंगी। अर्थात वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु की गति वृत्तीय गति, ठीक। मैदान में खेलते खिलाड़ी की गति, मैदान में खेलते खिलाड़ी की गति। अब मैदान में खेलता हुआ खिलाड़ी कैसे दो विमीय गति करेगा, ठीक। जो मैदान में खिलाड़ी खेल रहा है, या तो ये मैदान की लंबाई में दौड़ेगा या तो ये मैदान की चौड़ाई में दौड़ेगा। तो अगर लंबाई में दौड़ेगा तो एक्स अक्ष और चौड़ाई में दौड़ेगा तो वाई अक्ष, तो दो अक्ष हो गए, ठीक। फर्श पर रेंगते हुए कीड़े की गति, तो जो फर्श पर कीड़ा रेंगता है या तो वो फर्श की लंबाई में रेंग सकता है या तो फर्श की चौड़ाई में रेंग सकता है। तो ये जो गति होगी ये गति कौन सी गति आएगी, द्विविमीय गति, इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। फिर बात करते हैं त्रिविमीय गति की। त्रिविमीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु जो होती तीन अक्षों के अनुदिश गति करती है। कितने अक्षों के अनुदिश, तीनों अक्षों के अनुदिश, अर्थात एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के अनुदिश गति करती है, तो जो वस्तु की गति होती है वो त्रिविमीय गति होती है। जैसे वायु में उड़ती हुई पंछी की गति, वायु में या आकाश में उड़ती हुई पंछी की गति, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया की गति, ठीक, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया की गति। अगला पॉइंट, तेज हवा में उड़ती हुई पतंग की गति, तेज हवा में उड़ती हुई पतंग की गति, ठीक। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कमरे में उड़ते हुए मच्छर की गति, कमरे में उड़ते हुए मच्छर की गति। तो ये सभी गतियां जो आएंगी, ये सभी गतियां किसके अंतर्गत आएंगी, ये निर्देश तंत्र में उपस्थित अक्षों के अनुदिश
गति के आधार पर गति को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम गति की अवस्था। गति की अवस्था क्या थी, जैसे हमने देखा एक वस्तु जो थी 1:10, एक वस्तु जो थी हमारी 1:10 पर बिंदु ए पर थी। फिर हमने समय देखा वस्तु 1:30 पर पहुंच गई बिंदु बी पर। फिर थोड़े समय पश्चात देखा वस्तु 1:32 पर पहुंच गई बिंदु सी पर। ठीक, तो यहां से हमने क्या देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु की स्थिति में भी क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है। अर्थात समय के साथ वस्तु की अवस्था भी क्या हो रही, स्थिति भी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो ये जो स्थिति होती है, यही अवस्था जो होती है या स्थिति होती है, क्या कहलाती, गति की अवस्था कहलाती है। अर्थात गति की अवस्था क्या होती है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, या जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, तो वस्तु की जो स्थिति होती है या वस्तु की जो अवस्था होती है, वो अवस्था हमारी कौन सी अवस्था कहलाती, गति की अवस्था कहलाती है। ठीक, जैसे कहा जाए अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ थे, 1 बजे हम जैसे कॉलेज में थे, 1:05 पर हम कॉलेज के गेट पर आ गए, 1:10 पर हम चौराहे पर पहुंच गए, 1:20 पर हम अपने घर में आ गए। तो देखा गया समय धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और समय बढ़ने के साथ साथ हमारी स्थिति में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जो ये स्थिति अवस्था होती है, यही अवस्था हमारी कौन सी अवस्था कहलाती, गति की अवस्था कहलाती है। तो गति की अवस्था क्या होगी, जब किसी वस्तु की अवस्था में या स्थिति में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो वस्तु की जो अवस्था होती है वो हमारी गति की अवस्था कहलाती है। जैसे हवा में उड़ती हुई पतंग की गति, उड़ती हुई चिड़िया की गति, चलती हुई रेलगाड़ी की गति, ठीक, और उड़ते हुए जहाज की गति। तो ये सभी जो गतियां होंगी, ये सभी किस अवस्था में होंगी, गति की अवस्था में होंगी। इसके अपोजिट होती है हमारी विराम की अवस्था। कौन सी अवस्था, विराम की अवस्था। विराम की अवस्था स्टेट ऑफ रेस्ट, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक, अर्थात जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये आज भी यहीं टंगा हुआ है, कल भी यहीं टंगा रहेगा, परसों भी यही टंगा रहेगा। अर्थात समय हमारा बढ़ रहा है, लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये किस अवस्था में कहलाएगा, विरामावस्था में कहलाएगा। तो विरामावस्था क्या होती है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो जो वस्तु की गति होती है, तो वस्तु की जो अवस्था होती है, वो अवस्था हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है, विरामा अवस्था कहलाती है। जैसे क्या होती है, पेड़ की अवस्था। ठीक, पेड़ की अवस्था में कोई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, वो जिस बिंदु पर लगा होता है, जिस स्थान पर लगा होता है, समय बढ़ता रहेगा, लेकिन उसकी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दीवार पर टंगे बोर्ड की गति, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। दीवार पर टंगी घड़ी की गति, घड़ी में की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसमें जो सुइयां होंगी उनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। तो सुइयां जो होती है वो गति की अवस्था में होती हैं, लेकिन जो घड़ी होती है वो किस अवस्था में होती है, विरामावस्था में होती है। तो विरामावस्था क्या होती है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की जो अवस्था होती है वो अवस्था हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है, विरामावस्था कहलाती है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम दूरी, डिस्टेंस। देखिए दूरी क्या होती है, जैसे हम हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे दूरी, डिस्टेंस। दूरी क्या होती है, दूरी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में।
अक्सर लोगों से हम दूरी की परिभाषा पूछते हैं तो समय की परिभाषा, तो वो चाल की परिभाषा बताने लगते हैं। ठीक है, तो दूरी की एक सिंपल सी परिभाषा है, जैसे हम घर में हैं और हमें बाजार जाना है, तो घर से हम बाजार गए, तो घर से बाजार तक जाने में हमने जितना मार्ग तय किया उस मार्ग की जो लंबाई होगी वही लंबाई हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो दूरी क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक, तो दूरी क्या होगी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, और जो दूरी होती है, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा होता है मीटर। दूरी का एसआई या इसको एमकेएस प्रणाली का मात्रक भी बोलते हैं, क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, और जो हमारी दूरी होती है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो दूरी की परिभाषा क्या होगी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी एक हमारी अदिश राशि है और इसका एसआई या एमकेएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, हमारी जो दूरी होती है वह मार्ग की आकृति और आकार पर भी निर्भर करती है। ठीक, दूरी जो होती है ये सदैव कैसी होती, धनात्मक। दूरी हमारी सदैव कैसी होगी, धनात्मक होगी। जस्ट इसके अपोजिट हम पढ़ते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जो विस्थापन होता है, विस्थापन क्या होता है, ठीक, तो अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की जो अंतिम स्थिति होती है और जो प्रारंभिक स्थिति होती है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही न्यूनतम दूरी हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक, तो दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। विस्थापन क्या होगा, किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उस न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे हमने कहा एक बिंदु ओ था, इस बिंदु ओ से पर एक व्यक्ति खड़ा था। ये व्यक्ति पहले अपने दाहिनी ओर 4 किलोमीटर गया, ठीक, उसके बाद ये व्यक्ति 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी ऊपर तय करता है। पहले व्यक्ति ओ से ए तक गया, कितनी दूरी तय करके, 4 किलोमीटर। फिर ए से बी तक गया, कितनी दूरी तय करके, 3 किलोमीटर। तो अगर इस स्थिति में कहा जाए व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, तो अगर हम दूरी की बात करेंगे तो इस स्थिति में व्यक्ति द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, दूरी बराबर हो जाएगी OA प्लस OB। और OA का मान हमारा कितना है, 4 किलोमीटर, और OB का मान कितना है, 3 किलोमीटर। तो 4 3 टोटल कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। तो व्यक्ति द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो 7 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो ये व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति है और ये व्यक्ति की अंतिम स्थिति है। तो जो हमारी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो ये सीधी दूरी होगी, यही सीधी दूरी न्यूनतम दूरी हमारी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। तो ये एक आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण का कार्य करेगा, इसका मान निकालेंगे, कितना आएगा, 5 किलोमीटर। तो जब विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा, OB। विस्थापन आप व्यक्ति द्वारा कितना किया गया, कितना, OB, और OB का मान कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक, तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। दूरी जो विस्थापन है इसका भी एसआई मात्रक मीटर होता है और ये हमारी लेकिन कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जो विस्थापन है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है और यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य दोनों हो सकती है।
ठीक, विस्थापन जो है हमारा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य दोनों हो सकता है, लेकिन जो दूरी है होती है वो सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक, अब यहीं से हमारा कह रहा है एक वस्तु 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, एक चक्कर के दौरान और आधे चक्कर के दौरान। तो जैसे ये हमारा वृत्त था, ये वृत्त का केंद्र था और ये हमारी वस्तु थी, गति कर रही थी इसके चारों ओर। ठीक, जो वस्तु हमारी गति कर रही थी, ये इसका हमने मान लिया केंद्र था O, और इसकी त्रिज्या कितनी थी, 2 मीटर। तो एक जो हमारी वस्तु थी वो 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही थी, गति कर रही थी। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन एक चक्कर के दौरान और आधे चक्कर के दौरान। तो पहले हम बात एक चक्कर के दौरान करते हैं। ठीक है, एक चक्कर के दौरान देखो भाई, एक चक्कर के दौरान क्या होगा, जैसे वस्तु बिंदु A से चलती है, ये इसकी कौन सी अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। वस्तु बिंदु 1 से चलती है और एक चक्कर लगाने के पश्चात पुनः बिंदु A पर लौट आती है। ठीक, पुनः बिंदु A पर लौट आती है। तो यहां से देखा जाए तो एक चक्कर के दौरान पहले प्रारंभिक अवस्था भी A थी और अंतिम अवस्था भी कितनी थी, A थी। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्तु की विस्थापन में कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो जब वस्तु A बिंदु से चली थी और पुनः A बिंदु पर लौट आई, अर्थात उसकी प्रारंभिक स्थिति भी A है और अंतिम स्थिति भी क्या है, A है। तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसलिए एक चक्कर के दौरान तय किया गया विस्थापन बराबर 0। एक चक्कर के दौरान तय किया गया विस्थापन बराबर तय किया गया विस्थापन बराबर 0, क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति भी क्या है, A, और अंतिम स्थिति भी क्या है, A। ठीक, तथा एक चक्कर के दौरान तय की गई दूरी बराबर एक चक्कर के दौरान तय की गई दूरी। जो एक चक्कर के दौरान तय की गई दूरी होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। एक चक्कर के दौरान तय की गई दूरी वृत्त के परिधि के बराबर होती है। अगर वृत्त की त्रिज्या r हो, अगर वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, r, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई r का मान 2 दिया है, ये 2, और पाई का मान 3.14 और r का मान 2, 2 दूना 4, 4 चौक 16 के 6 लगाए, 4 एक कम 4 एक 5 और 4 3 12, 2 अंकों बाद दशमलव लगा दें। तो एक चक्कर के दौरान जो तय की गई दूरी हो जाएगी वो 12.56 मीटर, और एक चक्कर के दौरान जो तय किया गया विस्थापन होगा वो कितना होगा, 0। सेकेंड कंडीशन में हम निकाल लें आधे चक्कर के दौरान। ठीक, आधे चक्कर के दौरान देखो A से थे, कहां पर आ गए, B पर। तो A इसकी प्रारंभिक स्थिति और B इसकी अंतिम स्थिति। A इसकी प्रारंभिक स्थिति और B इसकी अंतिम स्थिति। तो A और B के बीच की ये जो न्यूनतम दूरी होगी, यही न्यूनतम दूरी उसकी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। ठीक, तो ये आपकी त्रिज्या थी, ये भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये 2 मीटर, ये पूरा जो होगा AB, ये वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास। क्या बन जाएगा, व्यास। तो आधे चक्कर के दौरान तय किया गया जो विस्थापन होगा, तय किया गया विस्थापन वो वृत्त के व्यास के क्या होगा, बराबर होगा। वृत्त के व्यास के बराबर होगा विस्थापन AB बराबर। AB को हम लिख सकते हैं AO प्लस OB। AO का मान 2 मीटर और OB का मान 2 मीटर, अर्थात कितना, 4 मीटर।
जो वृत्त के व्यास के क्या होगा बराबर। तो आधे चक्कर के दौरान जो तय किया गया विस्थापन होता है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। ठीक, अब निकाल लें तय की गई दूरी। आधे चक्कर के दौरान तय की गई दूरी वो अर्धवृत्त की परिधि के बराबर होगी। संपूर्ण वृत्त की परिधि 2πr थी और आधे वृत्त की परिधि कितनी होगी πr के बराबर होगी। पाई का मान 3.14, आर का मान 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 6.28 मीटर। तो चाहे पिंड एक चक्कर लगाए, एक चक्कर के दौरान तय किया गया विस्थापन 0 और एक चक्कर के दौरान तय की गई दूरी 12.56 मीटर। अगर कहा जाए 2 चक्कर के दौरान तय किया गया विस्थापन तब भी 0 होगा, लेकिन दूरी 2 गुना हो जाएगी, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 3 चक्कर के दौरान तय किया विस्थापन कहेगा तब भी 0 रहेगा, क्योंकि उसकी स्थिति प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इसलिए विस्थापन 0। लेकिन जब 3 चक्कर के दौरान दूरी निकालेंगे तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है।